अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर को स्टार्ट करेंगे। इब्तिदाअन चैप्टर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुनियादी उसूल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? सबसे पहले इसकी ओल्ड डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स obtained from living organisms, that is plants and animals। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी पौधों और जानवरों से हासिल शुदा मुरक्कबात को स्टडी किया जाता है। (1808) में बर्ज़ेलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की थी। इसके मुताबिक प्लांट्स और एनिमल्स जो कि जानदार हैं, इनमें वाइटल फोर्स यानी रूह पाई जाती है और रूह की मौजूदगी में ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदल सकते हैं और इसकी गैर मौजूदगी में ये अमल मुमकिन नहीं होता। चूँकि इस नज़रिए को एक्सेप्ट कर लिया गया, लिहाजा साइंसदानों ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करने की कभी कोशिश ही न की। रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। ये अजीम साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक वूलर। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। दरअसल ये अमोनियम सायानेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है को स्टडी कर रहे थे और इस पर एक्सपेरिमेंट करते हुए जब इसको हीट किया तो यूरिया प्रिपेयर्ड हो गया। और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपरेशन जो कि सबसे पहले फ्रेडरिक वूलर ने की थी, इस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद साइंसदान मुतवज्जे हुए इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करने की जानिब। लिहाजा कलील अरसे में उन्होंने मिलियन ऑफ कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड कर डाले। क्वेश्चन पैदा होता है कि जब वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई, अब उन कंपाउंड्स को जो लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर किए गए या किए जा रहे हैं, इनको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। लिहाजा ओल्ड डेफिनेशन तो मरदूद हो गई। अब न्यू डेफिनेशन क्या होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? इस डेफिनेशन के मुताबिक ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन पे मुश्तमिल हों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे और इनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी, चाहे ये कंपाउंड प्रिपेयर्ड किए गए हों या लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए गए हों। क्या हर कंपाउंड जो अपने अंदर कार्बन एलिमेंट के एटम्स रखे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा? तो जवाब इसका नो में है। ये कंडीशन हम साथ अप्लाई करते हैं कि तमाम कंपाउंड्स जो कार्बन पे मुश्तमिल हों, मां सिवाय कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड सायानाइड, सायानेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स, इनके अलावा जो कंपाउंड्स कार्बन पे मुश्तमिल होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। ये कंपाउंड जो आपके सामने हैं 6 अदद, या इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तो बजाते खुद मलिक्यूल्स या कंपाउंड्स हैं,
मगर बकिया जो हैं सायानाइड बिलतरतीब सायानेट, कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स, ये अदर मेटल्स या नॉन मेटल्स के सायानाइड, सायानेट, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स हैं। तो ये अपने अंदर कार्बन तो रखते हैं, मगर ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं कहलाते? जवाब इसका है हिस्टोरिकल एंड कन्वेंशनल रीजंस की वजह से। यानी तारीख़ में गुज़श्ता सदियों में भी इन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहते थे और इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स न कहने का एक रिवाज पड़ गया है। लिहाजा इसी मुनासबत से दौर जदीद में यानी आज के दौर में भी इन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहते। इनके अलावा बाकी तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन पाया जाएगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो क्वेश्चन पैदा होता है, इनके अलावा कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है? तो इनको हम अपनी आसानी की खातिर 2 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई करते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नाम से ही जाहिर है हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोजन और कार्बन्स पे मुश्तमिल कंपाउंड्स। इनमें अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स, साइक्लोअल्केन्स एंड साइक्लोअल्कीन्स शामिल हैं। दूसरे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से माखूस इनसे बनाए गए कंपाउंड्स। ये कौन से हैं? इनमें शामिल हैं अल्काइल हेलाइड्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एट्सेट्रा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजेंस भी शामिल हो सकते हैं। ये ऑप्शनल एलिमेंट्स हैं, लेकिन कार्बन का पाया जाना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बुनियादी शर्त है। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खूबी, हमारी टेक्स्ट बुक में 7 अदद इनके फीचर स्टडी किए गए हैं, जिनमें से फर्स्ट वन है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की एक जुदागाना नेचर, इसमें एक सब प्रॉपर्टी है, छोटी प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी। टेट्रा कहते हैं 4 को, वेलेंसी कहते हैं बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत को। कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है और यहाँ आपको डायग्राम्स के अंदर 3 अदद मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। मोस्ट लेफ़्ट साइड पे इथेन, सेंटर में इथीन या इथाइलिन और मोस्ट राइट साइड पे इथाइन या एसिटाइलिन। ब्लैक बॉल्स कार्बन को जाहिर कर रही हैं और यहाँ पर वाइट बॉल्स हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आप शुमार कर सकते हैं कि चाहे कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाए या डबल बॉन्ड बनाए या ट्रिपल, और बकिया हाइड्रोजन से तो ये हर सूरत में सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। आपको कार्बन के 4 बॉन्ड्स यानी टेट्रावेलेंसी ही नज़र आएगी। दूसरी है कैटिनेशन। कैटिनेशन दरअसल कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, यानी कार्बन एलिमेंट के एटम्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक चेन बना सकते हैं और ये खुसूसियत बाकी किसी एलिमेंट के एटम्स में नहीं पाई जाती। कैटिनेशंस के बायस बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वजूद में आते हैं। इस बॉक्स के अंदर आपको 3 वैरायटीज़ के कैटिनेटेड मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। सेंटर में एक लीनियर चेन यानी कार्बन एटम एक दूसरे के आगे पीछे मिलकर एक लंबी चेन बना रहे हैं। इनसे ऊपर ब्रांच्ड और बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन पे बॉटम लेवल पे आपको रिंग चेन या साइक्लिक फॉर्म नज़र आ रही है। कार्बन चूँकि हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए कार्बन के 4 बॉन्ड्स में जो कमी रह जाएगी वो दरअसल उसके साथ अटैच्ड हाइड्रोजन होते हैं, जिनको मेंशन करें या ना करें एक ही बात है। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्ट कर लिया गया है।
जहाँ कार्बन को शो करते हैं वहाँ हाइड्रोजन को शो करना बेहतर होता है। हाँ, जहाँ आप लाइन फार्मूला लिखेंगे, जिसको हम बाद वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ हाइड्रोजन को ना लिखना अच्छा समझा जाता है। तीसरा है कि कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र वगैरह के साथ सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल या मल्टीपल दोनों टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकता है, और ये बॉन्ड स्टेबल होते हैं और हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉन आयनिक नेचर या नॉन आयनिक कैरेक्टर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलउमूम तौर पर कोवेलेंट नेचर्ड होते हैं, यानी इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं और आयनिक बॉन्ड्स नहीं पाए जाते, और ये आयनिक रिएक्शंस भी शो नहीं करते। आपके सामने है कार्बन के ऊपर डिस्क्रीट +4 और डिस्क्रीट -4 चार्ज। आपको कभी भी इस कायनात के अंदर ऐसा कार्बन नहीं मिलेगा जिसके ऊपर डिस्क्रीट पॉजिटिव चार्ज हो या डिस्क्रीट नेगेटिव चार्ज हो 4 की शक्ल में, 4 मैग्नीट्यूड के साथ, यानी मुकम्मल +4 चार्ज हो या मुकम्मल -4 चार्ज हो। जब इनके ऊपर चार्ज ही नहीं होता मुकम्मल तौर पर, तो फिर आयनिक रिएक्शंस भी ये शो नहीं करता। हाँ, चंद एक ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कार्बोकैटाइंस और कार्बेन आयंस होती हैं, मगर बहुत शाज़ो नादिर होती हैं, जिनका तज़किरा इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर ज़िम्नन आएगा। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, इनके बिहेवियर में यकसानियत पाई जाती है। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होमोलॉगस सीरीज स्टडी करते हैं तो फैमिली का हर नेक्स्ट मेंबर गुज़श्ता मेंबर के साथ मिथाइलिन ग्रुप के साथ डिफ़र करता है, यानी हायर मॉलिक्यूल लोअर मॉलिक्यूल से एक मिथाइलिन इजाफी रखता है। मिथाइलिन बेसिकली CH2 ग्रुप है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। दूसरा इसमें डिफरेंस होता है मैस 14 का। हर हायर मेंबर लोअर मेंबर से 14 AMU बड़ी मैस रखता है। इस टेबल के अंदर आपको फर्स्ट मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है मीथेन CH4 और इसकी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस है 16। दूसरा मेंबर है ईथेन, इसमें एक कार्बन का इजाफा किया गया है और 2 हाइड्रोजन का। आप मुलाहजा कर सकते हैं कार्बन पहले 1 था अब 2, हाइड्रोजन पहले 4 थे अब 6, और मैस पहले 16 थी अब 14 का इजाफा हो गया है तो ये 30 बन गई है। इसी तरीके से नीचे के तमाम मॉलिक्यूल्स के अंदर आप देखते जाएं, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन यानी मिथाइलिन ही का इजाफा होता जाएगा और मैस के अंदर जस्ट 14 का इजाफा स्टेप वाइज आपको नज़र आएगा। तो ये एक फैमिली है, होमोलॉगस सीरी है अल्केन की। आपको अल्कीन, अल्काइन और अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स में भी यही अमल कार फरमा नज़र आएगा, जिनको नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर इंशाअल्लाह हम अपने टाइम पे स्टडी करते जाएंगे। होमोलॉगस सीरीज़ की स्टडी ने दरअसल मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनकी तादाद लगभग 70 लाख के है, ये इनको चंद सीरीज़ तक, चंद ग्रुप्स तक महदूद कर दिया गया है। यानी अब हमें 70 लाख कमोबेश ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलहदा स्टडी करने की हाजत नहीं। हम उनकी जो चंद होमोलॉगस सीरीज़ हैं इनको स्टडी कर लेते हैं और उस सीरीज़ के तमाम मेंबर्स प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल रिएक्शंस में और प्रिपरेटिव मेथड में एक दूसरे के साथ यकसानियत रखते हैं। ये तीनों बातें नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर आएंगी। कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
बड़े पेचीदा होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, यानी इनके स्ट्रक्चर लार्ज होते हैं और इनकी नेचर कम्प्लेक्स होती है, पेचीदा होती है। मिसाल के तौर पर स्टार्च, जिसको हम अपनी ज़बान में निशास्ता कहते हैं, इसका फार्मूला है C6H12O5 ब्रैकेट के बाहर N। N एक इंटीजर है, हिंसा है, जिसकी वैल्यू थाउजेंड्स तक हो सकती है। आप मलिक्यूल्स इनके देख सकते हैं। स्टार्च बेसिकली दो किस्म के मलिक्यूल्स का मिक्सचर होता है, अमाइलोज का और अमाइलोपेक्टिन का। अमाइलोज अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन है, जिसमें जस्ट 1,4,1,4 लिंकेजेस पाए जाते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच्ड फॉर्म है, जिसमें 1,4 के साथ 1,6 लिंकेजेस भी मौजूद होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 14 में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। दूसरा, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी अपनी नेचर में काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं और अपनी मॉलिक्यूलर मैस में हैवी होते हैं, और इनकी मैस हज़ारों से लेकर मिलियंस AMU तक होती है एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल की। आइसोमेरिज्म, दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो मगर दो चीज़ें डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर फार्मूला और प्रॉपर्टीज़, वो आइसोमर्स कहलाएंगे। और आइसोमर्स बनने का फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाता है, या इनकी स्टडी आइसोमेरिज्म कहलाती है। इसमें एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज़। तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल्स? तो याद रहे, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा डिफरेंट होंगी आइसोमर्स की, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंट होना ज़रूरी नहीं, ये कभी कभी डिफरेंट होती हैं और अक्सर व बेशतर सेम होती हैं, जिनकी डिटेल इंशाअल्लाह इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म के टाइटल के अंदर। आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। इसके दो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज पॉसिबल हैं। अपर वन है इथाइल अल्कोहल या एथानॉल, जिसको लेफ़्ट साइड से पढ़ना स्टार्ट करें तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं, फिर राइट साइड पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, कार्बन कार्बन आपस में लिंक्ड हैं, फिर राइट साइड पे ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। और लोअर मॉलिक्यूल में दो साइड्स पे तो 2 मिथाइल ग्रुप हैं, CH3 एंड CH3, जबकि इनके सेंटर में ऑक्सीजन सैंडविच्ड है। तो ये 2 आइसोमर्स हैं। रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की स्पीड कैसी होती है, इन रिएक्शन की शरह कैसी होती है? तो इनकी रिएक्शन स्पीड बड़ी स्लो होती है और यील्ड भी कम बनता है, पैदावार भी कम बनती है। और रिएक्शन के स्लो होने की महज रीज़न इनका मॉलिक्यूलर नेचर का हामिल होना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये आए कि वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो स्लो रिएक्शंस, वाई देयर स्पीड इज़ स्लो, वाई दे गिव लो यील्ड, तो इसके जवाब में आप 2 चीज़ें लिखेंगे, एक इट इज़ ड्यू टू देयर मॉलिक्यूलर नेचर, और दूसरी जो चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ी थी कि आयनिक कंपाउंड्स के बरक्स इनके रिएक्शन के स्लो होने की रीज़न ये है कि आयनिक कंपाउंड्स या तो होते हैं उनके सॉल्यूशंस बनाकर मिक्स करते हैं, या कंपाउंड्स को हम मेल्ट करके उनको मिलाते हैं। हर दो सूरत में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो पहले आयोनाइज्ड होंगे, अपनी आइंस में तहलील होंगे, और जब उनको मिलाया जाएगा तो अपोजिट चार्ज के आइंस मिलेंगे और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिएक्शंस जो हैं ये बड़े फास्ट होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ओल्ड बॉन्ड्स की ब्रेकेज और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन वक्त का तकाजा करती है, जिनमें बिलउमूम तौर पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और ये रिएक्शन खास से स्लो होते हैं। सॉल्युबिलिटी, इसमें एक बड़ा एक पेट रूल यूज़ होता है, लाइक डिज़ोल्व लाइक का। इसके मुताबिक जो
पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में, और नॉन पोलर कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं। चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अक्सरियत नॉन पोलर है, लिहाजा ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि वाटर पोलर है। अलबत्ता ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसा कि बेंजीन और पेट्रोलियम ईथर वगैरह के अंदर फ़ौरन से हल हो जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जानदारों के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और इसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म वगैरह शामिल हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही होता है। लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बड़ी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इंसानियत की या जानदारों की स्टडी हमारी एक मजबूरी है। लिहाजा उनके अंदर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस को स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि इनके फिनोमिना को समझ सकें और जो डिजीज़ इंसान को लाहिक होती हैं इनका ट्रीटमेंट भी ढूंढा जा सके। फूड, मेडिसिन और क्लोथिंग में इनका बड़ा अहम रोल है। प्लास्टिक्स, सिंथेटिक रबर यानी मसनूई रबर, प्रिजर्वेटिव्स, पेंट्स, वार्निशेस, टेक्सटाइल फाइबर्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स एंड डाइज़ को बड़ी कसरत के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ये हैं इनको प्रिपेयर किया गया है। इन तीनों पॉइंट्स को पॉइंट नंबर 4 के अंदर समराइज़ यूँ किया गया है कि मैनी ऑफ द अबव मेंशन्ड सिंथेटिक कंपाउंड्स प्रिवेंट द शॉर्टेज ऑफ नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स। इंसान की जो ज़रूरत है ऊपर वाली बहुत सारी चीज़ों की, खुराक की, मेडिसिन की, कपड़ों की, रबर की, प्लास्टिक की, पेंट्स की, खादों की और रंगों की, इन चीज़ों में जो कमी वाक़ई हो जाती है, जो नेचुरली तौर पर एग्जिस्ट करती हैं, और उनकी कमी को पूरा करने के लिए इन सिंथेटिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज़ किया जाता है और वो कमी फ़ौरन से पूरी हो जाती है। हमारा ये काम इंशाल्लाह जारी रहेगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।